अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगी बिजली और IPPs। पूरा मुल्क बिला वास्ता तौर पर इससे मुतासिर हो रहा है। लोगों की माहाना आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बिजली के बिल के पैसे ना होने पर एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया है, मगर IPPs मालिकान यानी अशराफिया दोनों हाथों से अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल IPPs से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, मगर 3127 अरब रुपए अदा किए गए, यानी सिर्फ एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर करीबन 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल में कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 8344 अरब रुपए की अदायगी की गई है। 1994 से अब तक कितने हजार अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलकर इन बिजली माफिया के खातों में जा चुके हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज के मुताबिक एक साल में 106 IPPs को 1095 अरब रुपए की सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं। 106 में से 50% प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10% बिजली बना रहे हैं, जबकि 25% प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं। जीरो प्रोडक्शन वाले प्लांट्स को 46 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई है। हुकूमत एक निजी पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से भी बिजली खरीद रही है, जो खित्ते में सबसे महंगी है। गौहर एजाज के मुताबिक बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से भी कम है। इससे ऊपर जाते पैसे वो हैं जो अवाम से नाजायज लिए जा रहे हैं। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं। ऐसे महंगे गैर मंतकी और अवाम दुश्मन मुआहिदे करने में कोई भी हुकूमत पीछे नहीं रही। अगर एक हुकूमत ने गलती की तो दूसरों ने अपनी बारी पर आकर उन मुआहिदों को ख़त्म या रिविजिट करने की बजाय तहफ़्फ़ुज़ दिया और मज़ीद मुआहिदे किए। पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ दौर, नून लीग, PTI सबके सब ने IPPs के साथ मुआहिदे किए, बल्कि गुज़िश्ता साल 2023 तक ये मुआहिदे होते चले गए हैं। कई कंपनीज के साथ मुआहिदे 2036 तक, तो कुछ के साथ 2057 बल्कि 2059 तक के मुआहिदे किए गए हैं। बहुत अरसे तक तो अवाम यही समझते रहे कि ये प्लांट्स गैर मुल्की कंपनीज के हैं, मगर हकीकत यह है कि सिर्फ 20% प्लांट्स गैर मुल्कियों की मिल्कियत हैं। बाकी 80% किसके हैं? बाकी 80% कंपनीज पाकिस्तान की हैं। 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत हैं, जबकि 28% प्लांट्स निजी शोबे के पास हैं। 40 खानदान 24 करोड़ अवाम की जेब पर खुलेआम डाका मार रहे हैं। IPPs के ये कैपेसिटी चार्जेस पूरे मुल्क के दिफाई बजट से भी ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन IPPs मुआहिदों को रिविजिट करने की कोई सूरत है भी या नहीं है? क्या 80% लोकल पावर प्रोड्यूसर्स के साथ कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं किए जा सकते? क्यों खत्म नहीं किए जा सकते? क्या इन कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है? क्यों नहीं की जा रही? क्या दुनिया भर की तरह महंगी बिजली खरीदने के बजाय माहौल दोस्त बिजली बनाने के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या उस जानिब कोई सोच ही गामजन नहीं? अगर इन तमाम सवालों के जवाब हाँ में मिल जाते हैं तो फिर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर देर किस बात की है? बिजली के नाम पर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला आखिर कब तक चलता रहेगा? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बिजली के बिल तो सबके घर में आ रहे हैं और बेतुके और बस से बाहर, बजट से बाहर है। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। महंगी बिजली, गैर मंतकी IPPs मुआहिदे, बिजली बनाए बगैर अरबों की वसूलियाँ, अशराफियाई मईशत की बड़ी डकैती, IPPs माफिया को नकेल डालना कैसे मुमकिन है? ज़ैगम साहिब, कोई सवाल का जवाब है? कोई हल है? क्या हमारी हुकूमत रियासत के पास ये कैपेसिटी है कि इस मामले से निमट सके, अवाम को सहूलत दे सके? आयशा, आपने पूछा कि IPPs को नुकेल कैसे डाली जाए। देखिए, IPPs जो हैं वो कारोबार हैं। कारोबार को नुकेल डाला करती है हुकूमत। हुकूमत कारोबार हो तो फिर उसको कौन नुकेल डालेगा? मसला है उस अशराफिया को नुकेल डालने का जो अपने लिए उमरो यार और गरीबों के लिए शेख चिल्ली है। 1986 में फिलीपींस के अवाम ने उस वक्त के डिक्टेटर मार्कोस के महल का घेराव किया और महल के अंदर घुसे। वहाँ उसने मार्कोस की बेगम साहिबा के उन्हें 3000 जोड़े जूतों के मिले। अब जो हमारे मार्कोस साहब हैं, जो हमारे लाडले हैं, जो हमारे मालिकान हैं, उन्होंने उन अवाम को जिनके पाँव में जूता नहीं था 3000 जूते दे दिए।
और फिर कहते हैं जानू हुण कड पैसे। अब जानू किधर से पैसे लाए जिसे चप्पल चाहिए थी और 3000 जोड़े जूतों को उसको पहना दिए गए। 24,000 मेगावाट की मैक्सिमम नीड है जब गर्मियों से झुलस रहा होता है पाकिस्तान, सर्दियों में 10,000 चाहिए होती है। 44,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगा दी गई। हमें ये चीज खा रही है सबसे ज्यादा। ये बिजली इस्तेमाल हो रही होती, जितनी चाहिए थी उतनी बिजली लगा दी जाती तो मसला ना होता। दूसरा मसला है फ्यूल मिक्स का। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर में से एक पर बैठा है। अनहोली हेस्ट, कैसी जल्दी थी। कोयले के प्लांट, इंपोर्टेड कोयले के प्लांट साहिवाल में, मुल्क के दरमियान में, पोर्ट से दूर 77 रुपए का एक यूनिट बनाकर दे रहे हैं आपको। ये फ्यूल मिक्स का आलम है। पूछिए उनसे कि हुजूर आपने हिसाब क्या किया था, इनके लाडलों से पूछे हिसाब क्या किया था। कहते हैं जी ऐसी तरक्की बड़ी करानी सी। चलो जी कैसे करानी थी, कितने % जीडीपी की ग्रोथ को प्रेडिक्ट करके आपने ये लगाए थे। सादा सा हिसाब है। 6% नेशनल ग्रोथ आप प्रोडक्ट करें तो बिजली की जरूरत डबल होने में, मईशत डबल होगी 12 साल में, तब जाके बिजली डबल की जरूरत पड़ेगी ना 12 साल में। और 6% का क्या मतलब है, गुज़श्ता 24 साल में सिर्फ 5 साल थे जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ हुई है 6% पर। 3 साल मुशर्रफ के अमरीकी इमदाद की ग्रोथ, 1 साल मुस्लिम लीग नवाज का 2018 $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि जेली ग्रोथ थी, वो उधारों पर ग्रोथ थी, ठीक, चीनी पैसों पर ग्रोथ थी। इस वक्त कुछ गुंजाइश मौजूद है, उन मुआहदों में लिमिटेड, लेकिन नहीं है। अब आपको पूरे पावर सेक्टर को रिफॉर्म करके, इस वक्त लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इस वक्त कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म से काम चलेगा। अब सार साहब, हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हमारी कैपेसिटी क्या है, मामलात को समझे बिना ऐसे मुआहदे। आपको भी गालिबन याद हो 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त एक ऐड भी चला था कि तुमसे अपना ये वादा मेरे वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। ये नारा था और इस नारे के ऊपर चलने की कोशिश की गई और सबसे ज्यादा मुआहदे 130 भी उसी दौर के दौरान हुए हैं। क्या कौमी खजाने को आग लगाकर वो रोशनी की गई है मुल्क में? देखिए, जाहिर है मुआहदे तो बुरे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। IPPs के जितने भी मुआहदे हैं, और इसमें मुस्लिम लीग नून का भी कसूर है। लेकिन मुझे इस बात की हमारी समझ नहीं आती कि हम सिर्फ मुस्लिम लीग को क्यों कहते हैं। वजह क्या है इसकी? मतलब पिछले 24 साल में सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। सर एक सेकंड अफसार साहब, 2013 से 18 5 साल, इसका जवाब दे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। 94 में जब इसका आगाज किया बेनजीर की हुकूमत ने, तो उसी पर उन मामलात में जो करप्शन के नवाज शरीफ साहब ने उठाए, उसमें एक ये IPPs की करप्शन के ऊपर भी बात की। 98 में जब उन्होंने किए तो उनके काफी फेयर, वो जो उन्होंने दिए फेयर उनके थे। लेकिन जब 13 से 18 में आए तो क्या हमें ये 20 साल में एहसास नहीं हो जाना चाहिए था कि हमें कितनी बिजली चाहिए, कितनी प्रोडक्शन की तरफ हम जाएं, कितनी खरीदें, कितनी ना खरीदें और कितने छोटे मुआहदे होने चाहिए। एक 5 साल के दौर में 130 मुआहदे करती है नून लीग की हुकूमत। मतलब हमें सीखने की जरूरत, आगे बढ़ने की और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत थी। तो हम पुराने तरीकों पे, जिस पे खुद वो शोर करते रहे, हम फिर उन तरीकों की तरफ बढ़ रहे थे। आप 98 से जंप मारा आपने 2013 पे, बीच में क्या था बताएं? मुशर्रफ, आज आपका इम्तिहान लेता हूँ, आप बताएं बीच में क्या था? सर मुशर्रफ दौर था, 2002 की पीआई, फिर पीपल्स पार्टी का आया, राजा परवेज अशरफ साहब ने 48 कंपनियों को इजाजत दी। होल्ड ऑन, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, रिसर्च अच्छी की हुई है, मैं मान लेता हूँ। 98 से 13 तक 14 साल आपने यूं तेजगाम की तरह छोटे स्टेशन पे खड़ी नहीं हुई, ये क्या बात हुई? आप बताएं ना, उस वक्त बिजली क्यों नहीं लगी? किसी ने पूछा परवेज मुशर्रफ से कि आपने 10 साल इस मुल्क पे आमरीत आपकी मुसल्लत रही, इस मुल्क को दहशतगर्दी दे के गए आप, अफगान जंग में अमेरिका के पिट्ठू बने, आपने बिजली का सोचा क्यों ना? जी, ये जो सोचने की बात कर रही हैं, ये 13 सालों को पहले से हिसाब तो ले लेना। 13 में तो आया नवाज शरीफ, तो वो उसका जो कसूर था, उसने आपने उसको जेल में भी डाल दिया, सजा भी दे दी, तायाद नहल भी कर दिया, जिला वतन भी कर दिया, उसकी बेटी को भी पकड़ लिया। ठीक है, ये मुझे बताएं, ये 14 साल का हिसाब क्यों नहीं आप दे रही हो? और वो सर, आपने मुझसे नून लीग का सवाल किया ना कि आप उनको क्यों कह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ कि एक मतलब
5 साल में 130 मुआहदे। सबका कहें, सबका कह रहे हैं, मैंने अभी ऊपर सबकी बात की है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सबकी बात की, किसी एक की नहीं की। अब भाई मेरी बात सुने, मैंने जो अपने से पहले सुना है और जो आपको सुना है, आप तो फोकस ही सिर्फ उस पे, चाइना पे किया हुआ है। मुझे इस बात पे मुझे एतराज है, और मैं इस मुल्क में मैंने रहना है, मुझे इसलिए एतराज है कि आप सिर्फ चाइनीज कंपनी को 100 से ऊपर कंपनियों की लिस्ट है। मैंने तो किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। चाइनीज कंपनी ने ये कह दिया वो रिविजिट नहीं करेंगे उन मुआहदों को। फिर वही बात, आप नाम ले रहे हैं। आप 13 से जब आप अभी चाइनीज कंपनी का जिक्र हुआ है, 13 से 18 तक कौन सी कंपनी थी? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आईपीपीज में जो सबसे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है वो पीटीआई के खान साहब के कैबिनेट मेंबर की कंपनी को दिया जा रहा है। इस पे मैंने एक लफ्ज नहीं सुना, सब पे कहें, मेरा सिर्फ ये अब सब पे कह रहे हैं नुकसान अवाम का हो रहा है, ना ले नाम किसी का भी। सर सीख क्या है? दहाइयों के बाद दहाइयां भी 2023 तक, हम तो 2023 में भी मुआहदे कर रहे हैं आईपीपीज के, 2057 और 59 तक के। मेरी सीख ये कि मैं अपनी नापसंद को पकड़ के नहीं रगड़ूंगा। मैं सिर्फ एक एरिया पे, एक दौर पे नहीं फोकस करूंगा। ये बीमारी 25 साल में समझ नहीं पाए। मैंने भी एक दौर की बात की कि सबसे ज्यादा मुआहदे जिस दौर में हुए, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया कि उसमें 130 मुआहदे थे। फिर वही बात, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सबने किया है। मैंने 94 से शुरू किया है, 24 तक आई हूँ। चले, मगर आपको शायद वो एक बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। वो तो मैं जवाब दे दूं या आपने सिर्फ एक ही तरफ से बोलना है? तो आपने जिक्र उस वक्त किया 94 का और 98 का, जब मैंने इंटरवीन किया है, वरना आप कर गई थी, आगे निकल गई थी तेजगाम। और दूसरी बात यह है कि उन 148 जितने भी आप नंबर, मुझे नंबर नहीं पता कितना आप कह रही, बहुत लगे, क्यों लगे? आप रूट कॉज पे क्यों नहीं जाती? आप क्यों नहीं पूछती कि उससे पहले 14 साल बिजली की कितनी जरूरत होगी, उस पर कौन सा मंसूबा क्यों नहीं बना? कोई मंसूबा क्यों नहीं बना? परवेज मुशर्रफ ने अपना अपार्टमेंट तो ले लिया वहां पे दुबई ब्रिज में, वो जो भी है बुर्ज खलीफा में, उसे नहीं पता था इस मुल्क में बिजली की जरूरत है 13 साल में कितनी बढ़ गई है। तो जरूरत इतनी बढ़ गई, उसमें गलत एस्टीमेट लगे। आप कहें ये बात, नून लीग ने गलत एस्टीमेट लगाए, एग्जैजरेटेड लगाए, मैं मानता हूं, पैसे ज्यादा पे उन्होंने मुआहदा किया। आप वो पिछले 14 साल का हिसाब भी तो किसी से ले, मैं तो पूरे 40 साल का हिसाब लेने को 3-4 साल का लेते हैं। ठीक है सर, बात ये कि हुकूमत को नहीं रीअसेस करना होता है। कोई भी हुकूमत हो, ऊपर बात कर दी है कि रियासत के साथ ये मुआहदे होते हैं तो रीअसेस होने की जरूरत होती है। एक क्राइसिस की सिचुएशन में उन्होंने फैसला किया जो क्राइसिस को रिजॉल्व करना होता है। क्राइसिस अगर क्राइसिस पैदा करेगा तो फिर वो रिजॉल्व नहीं होता है। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, 80% आईपीपीज हुकूमत और पाकिस्तानी खानदानों की मिल्कियत है। ये गौहर एजाज साहब बड़ी तफसील से इसकी डिटेल्स पिछले कुछ दिनों से सामने रख रहे हैं। 20% गैर मुल्की कंपनीज है, उनको साइड पर रख दिया जाए तो जो 80% के साथ मुआहदे, ये क्या हुकूमत रिविजिट नहीं कर सकती है? क्या मुमकिन है इन मामलात को रिविजिट करना? एक तो आप स्ट्रेस में और प्रेशर में आके बहुत जल्दी मुत्तफिक हो जाती हैं चीज़ों के साथ, हालांकि बिल्कुल कोई वजह नहीं होती, यानी किसी में कोई लॉजिक की कोई, आप सवाल क्या पूछते हैं जवाब आता है अचानक। एक्सीलेंट। अच्छा एक बात और, ये मुत्तफिक होने वाली बातें नहीं है। जो आप बात करी थी 100% दुरुस्त कर रही थी। हमारा जमहूरी दौर जो है ना, हमारे 90 की दहाई हमारा जमहूरी दौर है, और 90 की दहाई में 2 ऐसे जबरदस्त किस्म के सौगातें इस मुल्क को सौंपी गई जो कि 90 की दहाई में शुरू हुई। आप कभी कभार एक प्रोग्राम कीजिएगा कि 1990 और 93 के बीच में फॉरेन करेंसी रेगुलेशन जो 1947 से चल रहा था, उसमें सबसे बड़ी मॉडिफिकेशंस उससे कुछ थोड़ी बहुत हमारी इकोनॉमी खुलना शुरू हुई, लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक निज़ाम क्रिएट हुआ, उसको आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। उस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन की वजह से इस किस्म के कर्ज लेने पाकिस्तान ने शुरू किए कि खुदा की पनाह आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले खत्म होता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगला आ जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर। उसी वक्त जबकि 1995-96 के अंदर जब रेंटल पावर प्लांट से हम आईपीपीज की तरफ गए, आरपीपी याद करें, रेंटल पावर प्लांट से राजे बने पाकिस्तान के अंदर और मशहूर हुए, और उसके बाद फिर आईपीपीज का मसला शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त जमाने में क्या था, जिसके पास पैसा था, जो सरमायादार था, वो कहता था अच्छा, जो बाहर बैठे हुए फ्रंटमैन उठा के पुराने वो सीधा प्लांट लाके पाकिस्तान में बिठा देते थे आरपीपीज के तौर पे, और मुफ्त पैसा पाकिस्तान की कौम से लेते थे। ये पैसे अदा करने के लिए और कर्ज लिया गया,
तो पूछते हैं ना कि कहां से खराबी स्टार्ट हुई। खराबी हुई जमहूरी दौर के उन 90 की दहाई के जमहूरी दौर से, जबकि कोई हाइब्रिड निजाम नहीं था इस मुल्क के अंदर, सिर्फ जमहूरी दौर था। उस जमाने के ये बीमारियां जो लेके चले हैं। उसके बाद आ जाएं आगे की तरफ, सीपैक स्टार्ट हुआ। 28 अरब डॉलर आपने सीपैक के अब तक इस्तेमाल किए हैं इस मुल्क ने। 62 अरब की कमिटमेंट थी, 62 अरब डॉलर की, 28 आपने खर्च किए। 21 अरब डॉलर के वो प्लांट जो चीन अपनी पोल्यूशन की वजह से बीजिंग को दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दिया गया, उन्होंने अपने जो पुराने प्लांट थे बिजली पैदा करने वाले उनको खत्म कर दिया। और खत्म करके उठा के जब हमने सीपैक साइन किया, 21 अरब के जो प्लांट थे वो 2013 के अंदर यहाँ पे आके लगे पाकिस्तान के अंदर। क्या बात करते हैं आप। और आज आप चीन के साथ वो मायदे नहीं कर सकते। आपने पूछा कि पाकिस्तानियों के साथ हर एक का फ्रंट मैन है। जो बाहर से भी आए हैं ना, इनमें भी चेक करें किस किस के फ्रंट मैन है बैठे हुए। ये खुद इदारे हमारे जो पाकिस्तानी हुकूमत के जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी जा रहा है कैपेसिटी चार्जेस। और खुदा की पनाह उसके बाद कहा गया कि हम ये ला रहे हैं, तुमने 14 से 18% बिजली एक भी ना पैदा करना। 14 से 18% तक मुआहदे किए गए कि डॉलर में हम पैसे देंगे तुम्हें। कहा गया कि तुम बिजली, तुम पेट्रोल या फ्यूल जो है उसका पावर प्लांट का वो तुम प्रोवाइड करोगे। पाकिस्तान और डॉलर खर्च करता रहा वो फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पे इस जुल्म और ज्यादती को, ये जो डाका आपने लफ्ज यूज किया है, इसको रुकना चाहिए था। आपने कहा, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में आपने इतनी बिजली लगा दी थी, पिछले जमहूरी दौर से इतनी बिजली लगा दी थी कि मुशर्रफ के दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि इसको एक्सपोर्ट कर दो, पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश नहीं है। उससे बड़ा डाका आपने 200 अरब डॉलर हर सालाना एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको देता है कि अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करो, अपने तरसील के निजाम को बेहतर करो। पाकिस्तान के पास 45,000 मेगावाट, ये मुराद सईद को तो नहीं सुन लिया कहीं, एक 45,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। ठीक हो गया। और 5 सालों में 50,000 हो जाएगी। और जो डिलीवर करने की, तरसील करने का निजाम है सिर्फ और सिर्फ 25,000 एट बेस्ट 25,000 आप दे सकते हैं पाकिस्तानियों को। 50,000 की कैपेसिटी आपने लगाई हुई है पावर प्लांटों की। ये जुल्म नहीं, ये डाका नहीं, ये असल में कर्ज से पहले आपको ये, और कर्ज की बुनियाद भी ये तमाम मुआहदे हैं। डॉलरों में लेके ये लोग अपने बैंकों में वापस अपने अकाउंटों में बाहर लेके जाते हैं। बैठ के खाते पाकिस्तान में चरा गए, पाकिस्तान में। हाँ जी। हजमा जो होता है, हजम जब बाहर बैठ के करते हैं। घर बनाए हुए हैं लोगों ने, घर बनाए हुए जिसका जवाब नहीं दे पाते आज तक। ये झूठ बोलते हैं इस कौम के साथ और हमें कहानियां सुनाते हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है, इसलिए खुदा का नहीं, मुझे बात कर लेने दीजिए। ये आपने ऐसी बात छेड़ी है, पाकिस्तानी तबाह बर्बाद हो रहे हैं। गारों में नहीं रहते थे, भूल गए हैं आप? क्या बावजूद क्या थे? पट्ठे देते थे, पट्ठे जानवरों को डालते थे, और अब आके क्या बन के बैठ गए? पट्ठे डालने वाले। गारों में नहीं रहते थे, बिजली थी उस जमाने में, अब क्यों नहीं गारों में जाके रहते? तो पाकिस्तानियों को यह सबक दिया जा रहा है। उन्होंने जूतियों का जिक्र किया, मैं आपको बहुत कुछ और बता सकता हूं। जिसके पास पैसा था उसने कहा इसके अंदर हर कोई शामिल है जी। आपकी आज आपने अशराफिया का जिक्र किया ना, अशराफिया में से भी हर एक शामिल है जिसने वहां पे पावर प्लांट लगा के बैठे हुए और इसी तरीके से पैसे खाए जा रहे हैं। सबसे पहले इन 80% का गला घोंट दो। इस चीन वालों को बोलो 21 अरब हम नहीं दे सकते, हमारे साथ मामला करना है, सही वाला मामला करो। और रूस ने करके दिखाया है ये चीज, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? ठीक है जी, ऐसे मुमकिन है। 1994 से 2024 इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ, नून लीग, पीटीआई, आपके ख्याल में बड़ा जिम्मेदार कौन है जहां आज हम हैं बिजली के हाथों? आपका सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि महंगी बिजली, गैर मंतकी IPPs माहदे, बिजली बनाए बगैर अरबों की वसूलियाँ, पाकिस्तान और IPP साथ नहीं चल सकते। क्या 40 ख़ानदान 24 करोड़ आवाम से ज़्यादा अहम है? ये है आपका सवाल। जनाब, इस मुल्क की अशराफिया पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा अहम है। आपने 40 ख़ानदानों का तज़किरा किया। 24 करोड़ लोगों का मुल्क उन 40 ख़ानदानों को नहीं पकड़ सकता, ना कानूनी तौर पे, ना जमहूरी तौर पे, ना इखलाकी तौर पे। क्यों? वो ताकतवर हैं, ये 40 ही हुकूमत ताकतवर हैं, वो हर जगह पे मौजूद हैं। मैंने तो सुना है मुल्क में वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, वो आपके कारोबार में मौजूद हैं, वो मालिक हैं असल में इस मुल्क के। आप उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हो रही है और ये खेल नई शुरू क्या हो रही है? मैं तो हैरान हूँ कि एकदम सबको कैसे ख्याल आ गया
कि पाकिस्तान तो लुट गया, पाकिस्तान को लूट लिया गया और बिजली की आड़ में लूट लिया गया। बहुत जल्द ख्याल आया, बहुत खूब ख्याल आया, और कैसे कैसे लोग बैठे हैं सवाल करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर रियासत है तो उनको पकड़ो। सही। और इन लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है, कागजों में उस प्रॉफिट को जो डिक्लेयर किया है, एक खास हद तक प्रॉफिट कमाने का उनको हक है, बाकी सारा प्रॉफिट छीन लो। कानून बनाओ कि हम ये, तुम्हें इतने प्रॉफिट की इजाजत थी मिस्टर इफ्तिखार अहमद, तुमने एक प्लांट लगा। नहीं, बात पूरी करने दो, आप डरते हो जब बात होती है अकाउंटेबिलिटी। मैं बहुत दुखी हूं, लोगों के घरों में फसाद हो रहे हैं। खुद तुमने बताया कि एक भाई ने एक भाई को मार दिया, क्या हो गया जी? ब्रेक पे जाना। सारे दुखी हैं, मैंने कहा यहाँ पे। नहीं, मैं तो बिल्कुल दुखी हूं। हमें शर्म नहीं आती कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये 40 लोगों को काबू में नहीं ला सकते। ये 40 खानदान जो हैं इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, और हम यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में कई अहम फैसले किए गए। इजलास में PTI पर पाबंदी और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 का मामला भी जेर बहस आने का इम्कान था। जराये के मुताबिक ये मामला जेर बहस ही नहीं आए। 15 जुलाई को वजीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले का ऐलान किया गया। उस वक्त से लेकर अब तक इस मामले में बहुत सी मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। इसके अगले ही रोज डिप्टी वजीर आजम और नवाज शरीफ के दस्ते रास इसहाक डार ने बयान दिया कि PTI पर पाबंदी का फैसला हतमी नहीं, इस पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही कुछ करेंगे। जबकि आज ही वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि पाबंदी के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जबकि कई सहाफती हलकों के मुताबिक अहम तरीन इत्तेहादी जमात PPP की आला क़यादत ही नहीं, नून लीग के अंदर भी इस हवाले से मुतजाद सोच पाई जाती है। गुज़िश्ता रोज एक अहम पेशरफ्त यह भी हुई कि पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर की, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसे मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशस्तें दी गई हैं। इसी तरह जहां एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत ताहाल पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला नहीं कर सकी, वहीं दूसरी तरफ 9 मई पर PTI के खिलाफ बयानात में मजीद शिद्दत आ रही है। हुकूमती वुज़रा, PP रहनुमाओं मरियम नवाज के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। PTI के ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में बहुत से अहम सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या इत्तेहादी हुकूमत किसी सियासी जमात और रहनुमा के खिलाफ इंतहाई इक़दामात उठाने से इज्तिनाब कर रही है? क्या बानी PTI के खिलाफ अब दूसरे मुकदमात के मुकाबले में 9 मई के मुकदमात पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? क्या बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल चलाने की राह में हायल टेक्निकल रुकावटों को दूर कर दिया जाएगा? क्या हुकूमत बानी PTI के मामलात को बराह रास्त मुक़्तदरा के हवाले करना चाह रही है? सादा अल्फाज में बात करें तो क्या हुकूमत इन मामलात को सियासी या इंतजामी नहीं बल्कि कानूनी बिसात से खेलने की तरफ बढ़ रही है? इसी मामले पर सवाल रखेंगे। क्या PTI और बानी PTI के मामलात को सियासी और इंतजामी से ज्यादा कानूनी जवाज के तहत तय करने की कोशिश की जाएगी? इफ्तिखार साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि जनाब जो बात मैं कहना चाह रहा था मुझे नहीं कहने दी गई। जब ये सब मुआहदे हो रहे थे उस वक्त 6% था बैंक का सूद, फिर वो 24 हो गया। जब ये मुआहदे किए गए उस वक्त डॉलर 100 के करीब था, अब डॉलर 300 का हो गया। ये भी एक रीज़न है पेमेंट और नॉन पेमेंट की। लेकिन जब ये सवाल आप करते हो 40 ख़ानदान, मैं कहता हूँ फिर रियासत किस चीज़ का नाम है? मरी जो आपने अभी मुझे इंट्रो सुनाया अगली पार्ट का कि काबीना ये नहीं कर सकी और काबीना वो नहीं कर सकी, काबीना को ये फैसला करना चाहिए। और ये बात जो चाइना के बारे में बार बार की जा रही है, मैं इस पर सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ। मामला ये था, बात की गई थी कि इंडस्ट्री लगाई जाएगी, इंडस्ट्री पाकिस्तान ने लगानी थी और इसी बुनियाद के ऊपर ये मुआहदे किए गए कि इतनी बिजली पैदा की जाएगी ताकि वो बिजली इस्तेमाल की जा सके। सो इसलिए इस मामले को जो भी जिम्मेदार है
और जिन लोगों ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमा रहे हैं पाकिस्तान में है, उनके प्रॉफिट को कब्जे में लो, एक कानून बनाओ और उनको पकड़ो। और बाकी आपका दूसरा सवाल, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा चलो, कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत के पास क्या है? कुछ नहीं। पिछले साल 9 मई से मैं बहुत कहानियां सुन चुका हूँ, बहुत बातें सुन चुका हूँ, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन चुका हूँ बड़े लोगों की, और भी एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह गवर्नेंस खत्म हो गई है। ठीक हो गया। प्रोसिक्यूशन की जो जिम्मेदारी थी वो पता नहीं कहाँ गई। मैंने कल भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान ये कहती है कि हम तो जो कर सकते थे करें, लेकिन हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन करना सिविलियंस का काम है। ठीक हो गया। और इस सारे आपके सवाल का जवाब यही बनता है कि सियासी बद इंतजामी मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना बड़ा फैसला होगा कि उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान की बुनियाद को चैलेंज किया था। ज़ैगम साहब, 9 मई वाक़यात पर वज़ीर आज़म, हुकूमती इत्तेहादी, वुज़रा, ये सब जो हैं शिद्दत आई है पिछले 2-3 दिन में इनके बयानात में। क्या हुकूमत PTI के मामलात अब बराह रास्त मुक़्तदरा के सुपुर्द करना चाह रही है? देखिए, 9 मई के मामलात में आज क्यों शिद्दत आई है? कितना टाइम गुजर गया? ये क्या तरीका है? जब आपकी सियासी ज़रूरत होगी तो उस वक्त शिद्दत आ जाएगी। जब सियासी तौर पर हीट बढ़ेगी, अवाम में आपकी गैर मकबूलियत बढ़ेगी, अवाम में गुस्सा बढ़ेगा, तो आप में शिद्दत आ जाएगी। तो इसमें कानून कहाँ है? इसमें इंसाफ कहाँ है? 9 मई का जिस तरीके से मजाक बनाया गया है, जिस तरीके के मुकदमात बनाए गए हैं, जिस तरीके से एक बंदे को 6-6 शहरों में दिखाया गया है, क्या इससे हुकूमत की संजीदगी जाहिर होती है? क्या ऐसी प्रोसिक्यूशन की गई है, ऐसी FIR बनाई गई है कि इन केसेस को आगे बढ़ाया जा सके? अब ये फंसे हुए हैं तो आप कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में ले जाओ। ये इस्टेब्लिशमेंट के पीछे तो शुरू से फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, खुद कुछ करना नहीं चाह रहे। ये चाहते यही हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो PTI के साथ, इस्टेब्लिशमेंट PTI का रगड़ा निकाल दे और फिर सुनिया होमन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। मसला ये कि गलियां सुनिया नहीं हो सकती क्योंकि मसला आपकी अपनी गैर मकबूलियत का है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अब्सार साहब की राय सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, हुकूमत की हिचकिचाहट समझ से बाहर है। वुज़रा रात TV चैनल्स पर लेके दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक कुछ और बात करते हैं, काबीना इजलास इसके लिए होते नहीं, एजेंडे पे बात नहीं है, लेकिन कह रहे हैं हमारे पास ठोस शवाहिद है और हम तैयार बैठे हैं। क्या वाकई हुकूमत कोई एक्शन लेना चाहती है या उसको मिलिट्री कोर्ट्स या वाहिद ऑप्शन नजर आ रहा है इस पूरे मामले से निपटने का? अच्छा, इस मुल्क में सियासत है कोई? अगर तो सियासत है तो फिर सियासी मामलात के तौर पे उसको हल किया जाएगा। गवर्नेंस है तो फिर इंतज़ामी मामलात के तौर पे देखा जाएगा। और कानून की जहाँ तक हैसियत है, मेरा तो ख्याल है कि वो एक ऐसा सिलेक्टिव टूल है जो कि हर हुकूमत के पास होता है और हर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कि जिसका एक हिस्सा तो एक वक्त में लागू होता है और दूसरा हिस्सा किसी और वक्त में, या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है उस वक्त, और किसी और वक्त में वो रेलिवेंट हो जाता है। कानून एक मुर्ग बाद नुमा है, जिस तरह की हवा चलती है उस तरफ को अपना रुख कर लेता है। तो ये कानून आज अगर उस तरफ लेके जाता है तो लेके जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हैं उसको तो ज़रूर ज़रूर अपना काम करना चाहिए कानून को। ये किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की बजाय अपने अपने चेहरों को पहचाने अपने सामने आईने के अंदर, और फिर देखें कि इनके चेहरों पे क्या तहरीर लिखी हुई है, और इससे समझ आ जाएगी उनको। और जो करने वाले, जो जुर्म करने वाले और जो मुजरिम है इस कौम के, उनको सामने लेके आए। क्यों नहीं लेके आते? सिर्फ एक मुजरिम है इस कौम का, और कितने मुजरिम हैं जो कि मौजूद हैं? क्यों उनके मुकदमात माफ हो रहे हैं? किस वजह से माफ हो रहे हैं? क्योंकि आज जो रुख है वो इस तरफ का है, कल को रुख उधर का होगा तो हवा उधर को चल पड़ेगी। वो उन्होंने कहा कि ना गलियां हो जान सुंजियां, बिल्कुल यही है। हर शख्स चाहता है कि गलियां सुंजियां हो जान। और ये मतलब क्या सर्कस है जो कि हम लेके मुल्क के अंदर सर्कस चल रहा है, उसको फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे खुदा न खास्ता बैठ के। मतलब कोई थोड़ा सा करें। ये क्या पाकिस्तानियों को ये बिजली के निज़ाम के नीचे और कर्ज के निज़ाम, ये दो ऐसे वो जो होते हैं ना जो शिप को नीचे सिंक कर देते हैं, ये वो दो उस किस्म के एंकर हैं। इस किस्म के वजन बंधे हुए हैं इस जहाज के साथ। ठीक है,
एक बिजली का निज़ाम और एक आपके कर्ज का निज़ाम जो कि ले डूबेगा। दुरुस्त। अफसर साहब, पीटीआई मामलात में कानूनी बिसात बिछा पाएगी हुकूमत? सियासी इंतजामी तौर पर हुकूमत पीछे हटती दिखाई देती है, लेकिन वहां भी आला अदलिया के जजेस एक उनके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्या ऑप्शन है कानूनी तौर पर इतना सॉलिड हुकूमत के पास कि वो आगे बढ़ पाएगी? देखिए, पेशीन गोई है ना, मैं करता हूँ, लेकिन एक बात यहाँ बहुत बार हुई है, सवाल गंदम जवाब चना की। उसका आज मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ। वो जवाब ये है कि ये मीडिया है, ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये किसी एनजीओ का रिसर्च सेंटर नहीं है। यहाँ ऐसी बातें होती हैं, कोई इस तरफ से कोई इस तरफ से, क्योंकि जितने इश्यूज़ हैं उन सब में से मीडिया वाले अपनी बात करते हैं। इज़हार आज़ादी राय इसे कहते हैं, और राय इसे ही कहते हैं कि मेरा, आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब किसी भी कॉन्टेक्स्ट से दे सकता हूँ। बिल्कुल, जो आपने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है कि आपने एक टेम्पलेट बना दिया, वहाँ से आप बटन दबाएंगे और यहाँ से गोली वही वाली निकलेगी, ऐसे नहीं होगा। तो वो उस पर एक बड़ा मशहूर शेर है कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। अगर मीडिया में अगर इतना ही रखना है, सीधी लाइन पे चलना है, सब ने लेफ्ट राइट करते हुए राइट लेफ्ट देखना ही नहीं है। आप में से कोई भी सीधी लाइन पे नहीं चलता है। अब आप सवाल पर आवाज अपनी बंद तो नहीं गली में तो ऐसे ही है। बाकी लोग भी बोलेंगे, मैं खाना कहते हैं, हाँ बिल्कुल बोले, लेकिन ये ना कहें कि जी लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। और बिल्कुल है, आपने अपने पूरा हक इस्तेमाल किया, मैं तो आपके हक में नहीं बोला, लेकिन कहने लॉजिक नहीं है, सवाल गंदम आता है, जवाब चना होता है, ऐसा ही होगा। ये मीडिया है, या सवाल गंदम जवाब चना आएगा। सवाल आवाम ऐसी होती है। हुकूमत जो बयान दे रही है उसके लिए तैयार है या किसी और का कंधा इस्तेमाल करना चाह रही है? गलियां हो जाए सुंजियां, फिर कहें गलियां हो जाए सुंजियां, फिर कहें गली कर लिया, 4 5 6 दफा कर लिया, उठा के फेंक रहे, नहीं खत्म होते हम। ये आपके सवाल का जवाब है। जी, आज के प्रोग्राम से इतना कोई पैनल भी बाती हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कल तक ही बिल्कुल ठीक होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।